नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि सरकार बदल जाती है, पर जो सिस्टम है, जो लाल फीताशाही है, वो तंत्र नहीं बदलता। और बहुत बार लोगों के मन में आता है कि हमने डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हमने वोट दिया, हमने लोगों को, नए लोगों को चुना, पर जो सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की अगर लोग अपेक्षा करते हैं तो वो निराश होते हैं। उनको लगता है कि सारा सिस्टम एक ढर्रे पे काम करता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हों, चाहे सरकारी दफ्तर हों, चाहे जेल हों, जगह जगह जहाँ भी आम पब्लिक जाती है तो उसको लगता है कि ये पता नहीं ये चीज़ें कब सुधरेगी। अब जेल एक ऐसा होता है कि जो समाज में कोई आदमी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता है या सरकार को लगता है कि ये इसको समाज से थोड़ा दूर रखना है तो उसको जेल में रखते हैं। जेल में रखने का के पीछे मकसद ये होता है कि जेल की चार दीवारियों के बीच वो रहे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने रिश्तेदारों के बीच रहता है, दोस्त यारों के बीच रहता है, उसको बहुत तरह की फ्रीडम होती है। पर जेल के भीतर उसकी वो फ्रीडम छिन जाती है। उसके एक उठने बैठने सोने होने की चीज़ें जो सामान्य घर में होती है उससे वो अलग होता है, ताकि उसको ये रियलाइज़ हो कि भाई उसने कोई ऐसा गलत काम किया था कि उसको ये जेल में जाना पड़ा। कई बार निरपराध भी लोग जेल में चले जाते हैं। बावजूद इसके जेल जो है इसीलिए बना होता है कि उनको एक जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी सभ्यता है, जो हम शहरी सभ्यता कहें, ग्रामीण सभ्यता कहें, उसमें कोई आदमी ने ऐसा काम किया है जो कानून में वर्जित है और उसको जेल जाना पड़ता है वो जेल में रहता है। अब जेल के भीतर ये माना जाता है कि अगर आप राजनीतिक कैदी नहीं हैं और बाकी तरह से हैं तो आपको वो प्रिविलेज नहीं मिलता जो कि राजनीतिक कैदी को थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती। हम अगर जेल मैनुअल को भी देखें या जेल की पूरी परंपरा को देखें, आज़ादी के पहले भी हमारे बहुत सारे लोग जो जेलों में थे, कई लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ा। भगत सिंह के साथी जो थे वो भी भूख हड़ताल कर रहे थे और उनका निधन हुआ। भगत सिंह ने भी लंबी भूख हड़ताल की। बहुत सारे लोग जेल में सुधार के लिए, कोई किताब मांग रहा था, कोई खाने की क्वालिटी सुधारने करने की बात करता रहा, ये सब होता रहा। पर धीरे धीरे आज़ाद भारत में जेल भी एक प्रकार से कुछ लोगों के लिए ऐशो आराम का अड्डा बन गए। जेल से लोग गैंगवार करते हैं, जेल से बैठ के सुपारी देते हैं। बहुत सारे हमारे देश में जो गैंगस्टर हैं वो जेल के भीतर सुरक्षित रहते हैं। बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम पब्लिक में रहेंगे तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, हमको जेल भेज दो। बिहार यूपी में ये आम चलन है। कई लोग जिनकी जान पहचान होती है, जिनके पास पैसा होता है या जेल के खेल को समझते हैं, वो लोग जेल में भी वो सुविधाएं कबाड़ लेते हैं जो सुविधाएं एक स्वतंत्र नागरिक को हो सकता बाहर ना मिले। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पावरफुल लोग जेल में जाते हैं उनके बारे में जेल की चार दीवारी से बाहर खबरें आती हैं कि वो जेल में उनको बड़ा कंफर्ट जोन है। जब तकलीफ होती है तो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, कभी कभी वो रात को अपने घर भी चले जाते हैं, उनसे कई लोग मिलते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि जेल प्रशासन या जेल में जो लोग बैठते हैं, जो उसको देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर मेहरबान होते हैं। ये मेहरबानी की कई वजह हो सकती है। एक वजह ये होती है कि उनको कोई लोग पैसा देते हैं, कोई लोग ऊपर से फ़ोन करते हैं, कोई इतने रसूखदार होते हैं कि प्रशासन भी उनसे डरता है कि इनको ज़्यादा हमने परेशान किया। और कुछ लोग लंबे समय से रहते हैं तो वहाँ पे गैंग भी बना लेते हैं। जो नया आदमी जाता है, जो नया अपराधी जाता है या जिसको निरपराध भी और जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है। ऐसी खबरें हमको आए दिन सुनने मिलती है। तो ऐसे कई सरकारी महकमे हैं जिनमें बदहाली, लापरवाही और आपराधिक गतिविधियों से गहरा नाता बन गया। लगता है कि सिस्टम में इन बुराइयों का स्थायी अड्डा बना लिया। मंगलवार रात दुर्ग केंद्रीय जेल में जिला प्रशासन ने छापा मारा तो यहाँ भारी पैमाने पर लापरवाही, मनमानी का भंडाफोड़ हुआ। कैसे दबंग अपराधी पूरे जेल प्रशासन को अपने इशारे पर नचा रहे हैं, इसका शर्मनाक खुलासा हुआ। गौरतलब है कि दुर्ग जो सेंट्रल जेल है उसमें कई हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े कैदी सजा काट रहे हैं। इसके बाद भी इस जेल की का जो व्यवस्था है, सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार का शिकार नजर आई। जब एसपी और उनकी टीम ने जेल में दबिश दी तो पाया कि महादेव सट्टा एव और हत्या के आरोपी दीपक नेपाली, गैंगस्टर तपन सरकार और मुक्कू नेपाली जैसे अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब दुर्ग कलेक्टर और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ छापामारी की। जब वे जेल की बैरक में पहुंचे तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। इस दौरान कई आपराधिकजनक चीज़ें बरामद हुई। तपन सरकार, मुक्कू नेपाली, दीपक नेपाली और उपेंद्र काबरा जिस बैरक में है वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। सभी आरोपी मोटे गद्दे पे सोए हुए थे। इनके गद्दे से नीचे काजू, बादाम, किशमिश मिले।
जब एसपी ने इनके बारे में पूछा तो जेल अधीक्षक कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर एसपी ने जेल अधीक्षक को जमकर फटकार भी लगाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय जेल दुर्ग का आकस्मिक निरीक्षण ये किया गया था। इस दौरान बैरक में एक मोबाइल फोन, सिम, उस्तरा, ब्लेड, चाकू जैसे हाथ से बने औजार भी देखने में मिले। चिलम, बीड़ी, सिगरेट, अन्य प्रतिबंधित जो सामग्री जो जेल में नहीं होना चाहिए वो भी जेल में मिली। हालांकि ये जेलों से आपत्तिजनक बरामदगी की पहली घटना नहीं है। देश भर में कई जेलों से इस तरह की बरामदगी हो चुकी है। आए दिन खबरें आती रहती कि फला जेल में फला गैंगस्टर ने अपनी काली करतूतों को अंजाम दिया। मई 2023 में जांजगीर जिला जेल में बंदियों से नशे का सामान बरामद किया गया था। छापेमारी के दौरान प्रशासन के सामने कैदियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 2019 में रायपुर जेल में गैंगवार की खबर सामने आई थी। इस दौरान जेल में 2 गुटों से में धारदार हथियारों के साथ जो है वो उनसे बरामद भी किए गए, क्योंकि आशंका थी कि इनमें आपसी लड़ाई में इस्तेमाल किए जाएंगे। जेल में तैनात अमले की मंजूरी या सांठगांठ के बिना ये सब संभव नहीं है। इससे हमारे उस सिस्टम के अपराधीकरण की पुष्टि होती है जिस पर समाज में सुधार लाने की महती जिम्मेदारी है। दरअसल आज़ाद भारत में जेलों को सुधार गृह के तौर पर विकसित करने की कवायद हुई, लेकिन ये घूस देने वालों के लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों का ऐसगा बन गया है। इसी तरह भर्रासाई हमें सरकारी अस्पतालों में भी देखने को मिलती है। आए दिन मरीजों के परिजन डॉक्टर नहीं होने से ठीक से इलाज नहीं मिलने या अन्य तरह की लापरवाही को लेकर हंगामा करते दिखते हैं। कई जिला अस्पतालों में डॉक्टर कई सालों से जमे हुए हैं, क्योंकि उनका प्राइवेट नर्सिंग होम उसी शहर में है। ऐसे डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में तो सिर्फ नाम के लिए आते हैं, इलाज के लिए वो मोटी रकम लेने के बाद अपने नर्सिंग होम में लोगों को बुलाते हैं। ऐसे में गरीब और लाचार आदमी के लिए बेहतर इलाज पाना आज भी एक सपना है। इस पर हमारे समय के बड़े कवि विनोद कुमार शुक्ल की कविता मुझे याद आती है, जो इस वक्त की सबसे जरूरी कविता है। सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जिसकी सबसे ज़्यादा फीस हो। सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आकर झाड़ू लगा दे, जिससे कुछ गंदगी दूर हो। सामने की बदबूदार नाली को साफ कर दे, जिससे बदबू कुछ कम हो। उस गरीब बीमार के घड़े में पड़े शुद्ध जल दूर म्युनिसिपल की नल से भर कर लाए। बीमार के चीथड़ों को पास के हरे गंदे पानी से के डबरे में ना धोए। बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे। कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ते डॉक्टर भी सब बहुत महंगा है। तो ये जो विनोद जी जिस तरह की एक कविता लिख रहे हैं, तो ये तमाम समझ में आता है कि सबसे गरीब आदमी के लिए सबसे कम पैसे लेने वाला भी डॉक्टर जो है बहुत महंगा होता है, क्योंकि गरीब के पास अपना इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं होता। अंततः वो सरकारी व्यवस्थाओं पर ही आश्रित होता है। तो हमारे जो तमाम सरकारी अस्पताल जो बने हुए हैं, उसमें हम ये नहीं कह रहे कि सारी जगह बदहाली है या सारी जगह अनियमितता है या डॉक्टर लापरवाह हैं, पर बहुत सारे डॉक्टर जो हैं जब इस तरह की लापरवाही करते हैं तो एक आम परसेप्शन जो बनता है, तो लोगों को लगता है कि हमको जो है डॉक्टर ठीक से देख नहीं रहा है। ठीक है, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उनको गलियारों में, गलियों में, सीढ़ियों के नीचे कई बार हम लेटे देखते हैं। हजारों करोड़ के बजट के बाद हम ज़रूरत के मुताबिक अस्पताल नहीं बना सकते। संसाधनों के अभाव से ज़्यादा कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी और सिस्टम में व्याप्त लाल फीताशाही जो है, हमको लगता है इसके लिए जिम्मेदार है। इसी तरह तहसील दफ्तर, कलेक्ट्रेट जैसी जगहों पर भी आम आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। हमारा बीमार सिस्टम से हार कर लोग खुद को पिटा हुआ महसूस करते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, नेता आएंगे, सब सुधार देने के वादे करेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम को जो धार करने वाली और जो उसको जो भोतरा करने वाली ताकतें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वो उस सुधार को होने नहीं देती। और जो लोग सुधार का बीड़ा उठाने वाले लोग भी उसी बीमार व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको जब जाते हैं तो उनके सामने वो सारी व्यवस्था चाक चौबंद लगती है। अचानक से कलेक्टर एसपी ने औचक निरीक्षण किया तो ये चीज़ें पकड़ में आई। अगर आप बता के जाते हैं तो वहाँ जहाँ कहीं भी, चाहे वो अस्पताल हो, जेल में मानव अधिकार आयोग की टीम भी जाके आकस्मिक निरीक्षण कर सकती है। हर जगह, हर तंत्र में, सरकार में निरीक्षण के अलग अलग स्तर पर लोग तैनात हैं। पर होता यह है कि वहाँ लोग जाते हैं, नेताजी भी जाते हैं तो फोटो खिंचाने जाते हैं, किसी को देखने जाते हैं या थोड़ी बहुत डांट डपट करते हैं। पर थोड़ी बहुत डांट डपट
या एकाध दो डॉक्टर पे कार्रवाई या एकाध किसी जेलर पे कार्रवाई से ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। दरअसल हमको पूरे सिस्टम को एक संवेदनशील तरीके से, पारदर्शी तरीके से देखना होगा। अगर हम जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, चौक चौराहे पे कैमरे लगा रहे हैं, हम मॉनिटरिंग को अपनी मजबूत कर रहे हैं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि चाहे वो जेल हो, चाहे अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, थाने हो, सरकार के जितने ही संवेदनशील आदेश हैं जिसमें लगता है कि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो, जो लोग यहाँ पर ये एक प्रक्रिया इसका पालन हो, अगर नहीं होता तो इसमें कहीं ना कहीं हमको पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। वरना हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद आज़ादी के 100 साल भी मनाएंगे, पर हमको लगेगा कि जो हमारा सिस्टम है वो उस तरह नहीं बदला। हम लोगों के नाटकों में एक गाना है कि गोरे हाकिम भागे रे भैया, आ गए हाकिम काले, बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले। मैं हूँ थानेदार रे भैया, मैं हूँ सूबेदार, पहले एक मुर्गी खाता था अब खाता हूँ 4, दमादम मस्त कलंदर। आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो हम नाटकों के जरिए बहुत सारी चीज़ों जो विसंगति है हमारे सिस्टम की, हम उसको बाहर लाते हैं। हम कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्था है उसके कुरूप को हम सामने लाते हैं। हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जो हमारे समय के बड़े व्यंग लेखक थे, उन्होंने जिस तरह की विसंगतियों को उजागर किया, उनके निधन के इतने साल बाद भी वो विसंगतियां हमको और ख़तरनाक तरीके से, और ख़ास करके सिस्टम की विसंगतियां हमको उसी तरह दिखती हैं। तो हमको कई बार लगता है कि लोग बदलते जाएंगे, पार्टी बदलती जाएगी, पर सिस्टम को यदि हमने नहीं बदला तो हमको जेल में वही सामान मिलेगा जो आज कलेक्टर एसपी को मिला है, हमको अस्पताल में वही बदहाली मिलेगी जो निरीक्षण में मिलती है, हमको सरकारी दफ्तरों में वही मनुष्यत और काम चोरी दिखेगी जो हमको सालों साल से दिखती है। तो हमको पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। नमस्कार।